Assalamu alaikum. Hope you guys are doing very well. So today we are going to discuss ankle sprain. Ankle sprains जो है वो मोस्ट कॉमन इंजरीज होती हैं इन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और ज़्यादातर यूजुअली इट लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड टू क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देंगे मेडिसिन और या फिजिकल थेरेपी तो इट कैन लीड टू instability and impairment. Most acute ankle injuries occur in people between 21 to 30 years old. ऑल्दो इंजरीज जो है यंगर एंड ओल्डर एज में ज़्यादा सीरियस होती हैं, बट मोस्ट कॉमन इंजरीज जो हैं वो 21 to 30 ईयर्स की एज में फेस करनी पड़ती हैं. अब लेटरल एंकल इनवर्जन स्प्रेन आर मोर कॉमन देन मीडियल स्प्रेन बिकॉज क्योंकि हमारे पास लेटरल एंकल में हमारा जो है वो लिगामेंटिनियस स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है. 85% ऑफ द लिगामेंट जो है वो स्प्रेन हमारे लेटरल एंकल में ही मिलता है. इसके हमारे पास ना दो रीजंस हैं. एक तो लेटरल मेलुलस की प्रोजेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डिस्टली ज़्यादा हुई हुई है एज़ कम्पेयर टू मीडियल मेलुलस, और जो है ये लेस बोनी ऑब्स्ट्रक्शन इन्वर्जन में कॉज करता है देन ईवर्जन. दूसरा लेटरल लिगामेंट जो है वो हमारा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टोइड लिगामेंट जो कि हमारा मीडियल लिगामेंट है. तो इसमें क्या होता है, यंगर पॉपुलेशन में एंकल स्ट्रेन्स मोस्टली अनयूजुअल होते हैं क्योंकि उनकी बोन्स ज़्यादा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर लिगामेंट्स. तो उनके लिगामेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पाए जाते हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर फीजियल फ्रैक्चर जो है हम रूल आउट करते हैं यूजुअली. तो लेटरल लिगामेंट स्प्रेन जो है वो मीडियल से ज़्यादा कॉमन होते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं ऑफ एंकल स्प्रेन. एंकल स्प्रेन हो या किसी भी तरह का स्प्रेन हो, तो हम स्प्रेन और स्ट्रेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्प्रेन में टी नहीं आता लेकिन स्ट्रेन में टी आता है. तो टी को हम टेंडन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो टी अगर स्ट्रेन हुआ है तो किसी मसल को उसने टारगेट किया है, स्प्रेन है तो उसने किसी लिगामेंट को टारगेट किया है. तो ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 में मिनिमाइज़ होती हैं, स्वेलिंग जो है वो नहीं होती है, या मतलब थोड़ी सी होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, और लोकलाइज टेंडरनेस मिलेगी एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट पर. ठीक है, अब ये स्प्रेन्स रिक्वायर एन एवरेज 11.7 डेज बिफोर द फुल रिजम्पशन ऑफ एथलेटिक एक्टिविटीज़. मतलब एस्टिमेटेड लगा लो कि अब 12 दिन जो है वो फुल ट्रेनिंग पेशेंट को ज़रूरत होगी ताकि वो वापस अपनी एथलेटिक एक्टिविटीज़ की तरफ वापस जा सके. अब जो है ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में जो है वो लोकलाइज स्वेलिंग भी मिलती है, लेटरल टेंडरनेस भी मिलती है, ज़्यादा मोर डिफ्यूज होती है. दीज पेन्स रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 to 6 वीक्स फॉर रिटर्न टू फुल एथलेटिक फंक्शन. एंकल ग्रेड 1 में क्या होता है, 25% ऑफ द इंजरी आती है जिसमें मिनिमल इंस्टेबिलिटी या पेशेंट को लोकलाइज पेन मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वो इम्पेयरमेंट की तरफ नहीं जाता है. ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें 50% ऑफ द फाइबर्स जो है वो टोर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है फॉर रिकवरी प्रोसेस. उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद एथलेटिक ट्रेनिंग होगी, तो इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है टू रिटर्न टू इट्स एथलेटिक फंक्शंस, फुल एथलेटिक फंक्शंस. ठीक है, ग्रेड 3 स्प्रेन्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट स्वेलिंग होती है, पेन होती है, एकाइमोसिस होता है. यूजुअली जो है वो हमारे पास स्प्रेन में पेन हमें लिगामेंट की वजह से नहीं होता, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, क्योंकि लिगामेंट जो है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशंस होती हैं वो उसके इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर से उसको प्रोवाइड हो रही होती हैं. तो लिगामेंट में हमें जब भी कोई मसला होगा तो या मेनिस्कस में, तो वो जो है ना उसमें जो पेन आ रहा होता है वो पेन यूजुअली इनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की वजह से नहीं आ रहा होता, वो पेन आ रहा होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. तो थर्ड ग्रेड में से 75% फाइबर्स जो हैं वो यूजुअली टोर्न हो जाते हैं या ज़्यादा, उससे ज़्यादा कह सकते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट स्वेलिंग मिलेगी, पेन मिलेगा और इकाइमोसिस, ब्लू ब्रूजेस मिलेंगे पेशेंट को. शुड बी रेफर टू स्पेशलिस्ट. ग्रेड 3 इंजरीज़ जो हैं वो 6 वीक से ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम करती हैं फॉर रिकवरी प्रोसेस, ताकि वो पेशेंट फुल फंक्शन की तरफ जा सके. अगर वो एथलीट है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा. अक्यूट ग्रेड 3 का एंकल स्प्रेन अगर होगा तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिपोर्ट होगी 4 to 26 वीक्स, लाइक 4.5 to 26 वीक्स उसको चाहिए होंगे अगर अक्यूट ग्रेड 3 की इंजरी है तो. लेकिन अगर जो है वो सिर्फ 25% जो है वो उससे ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. अब इसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं कि 25 to 60% जो पेशेंट्स होते हैं वो सिम्टम फ्री होते हैं 1 to 4 years आफ्टर इंजरी.
इंटरवेंशंस की बात करें तो हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स भी आ जाते हैं, नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी आ जाते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स जो हैं वो फाउंड है यूनिफॉर्मली इफेक्टिव होते हैं ट्रीटिंग ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एंकल स्प्रेन्स। और जनरली क्या होता है इसमें पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको स्लाइटली डिस्कम्फर्ट होता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ वापस फंक्शनली होते हैं, स्टेबल होते हैं फॉलोअप के दौरान। अब इंटरवेंशन एक्यूट सेंटर्स में क्या होगी, अराउंड अग्रेसिव अटैम्प्ट्स जो हैं इसमें हमारे पास आ जाएंगे। हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे इफ्यूजन की टू स्पीड हीलिंग, जैसे कि हम क्रायोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन और एलिवेशन यूज़ कर सकते हैं। अर्ली प्रोटेक्टेड मोशन या अर्ली सपोर्टेड प्रोटेक्टेड वेट बियरिंग करवा सकते हैं, जितना टॉलरेट पेशेंट कर सकता है उतना। प्रोटेक्टेड वेट बियरिंग करवाएंगे विद एन ऑर्थोसिस परमिटेड होता है, ठीक है, परमिटेड होता है विद वेट बियरिंग टू टॉलरेंस एज सून एज पॉसिबल फॉलोइंग इंजरी, ठीक है। फ़ौरन ही इंजरी हुई है 2-3 दिनों के बाद पेशेंट की वेट बियरिंग शुरू करवा देंगे ग्रेड 1 ग्रेड 2 की इंजरी में, ताकि पेशेंट की जो है वो पेन बियरेबल एबिलिटी के अंदर रहकर ही ये सब करवाएंगे, ताकि फ़ास्ट रिकवरी प्रोसेस हो, पेशेंट की जो फंक्शन है वो रिकवर जल्दी हो एज़ कम्पेयर टू अदर इंजरीज़। या पेशेंट के जो अगर एथलीट है तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो हमें उसको वापस उसकी रूटीन में लेके जाना होता है। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से पेशेंट की जो एबिलिटी है फंक्शन की एथलीटी की, तो उसको हम रिकवर कर सकें। प्रोटेक्टेड हम जो है वो रिटर्न टू एक्टिविटी पेशेंट को लेकर जाएंगे, फुल प्रोटेक्शन के साथ, सुपरविजन के साथ सारी एक्टिविटीज़ पेशेंट को परफॉर्म करवाएंगे और सारी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। वेट बियरिंग वो भी पेशेंट की टॉलरेट रेट के अंदर जो वेरिएबल एबिलिटी होगी उसके अंदर करवा के हम करेंगे। और जैसे जैसे हीलिंग प्रोग्रेस करती जाएगी पेशेंट इज़ एबल टू बियर मोर वेट ऑन द एंकल, और उसके बाद हम लोग जो है वो वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा देंगे, क्लोज चेन एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे और प्रिवेंशन ऑफ री इंजरी करवाएंगे हम पेशेंट की। ओवरलोड एक्टिविटी हम पेशेंट को नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब रिहैबिलिटेशन के स्टेजेस, जैसे कि प्रोसेस जो है वो सबक्यूटेनियस स्टेज में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस आ गया है 4 to 14 डेज़ के अंदर। तो पेशेंट जो है वो बिगिनस डायनामिक बैलेंस और प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करेगा। द एक्सटर्नल सपोर्ट में स्टिल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस फेज, जैसे बैलेंस बोर्ड, पेशेंट बैलेंसेज ऑन इन्वॉल्व लिम वाइल प्लेइंग कैच विद द क्लिनिशियन। पेशेंट को हम बैलेंस बोर्ड पर बिठा देंगे या उसको स्टैंड करवाएंगे, बिठाएंगे नहीं, स्टैंड करवाएंगे। स्टैंड करवा के जो है हम उसको फर्दर अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे, जैसे कि वो बैलेंस बोर्ड पर भी खड़ा रहेगा और साथ ही फिजिशियन उसको कोई कैच करने के लिए टूल या ऐसा कोई प्रोडक्ट उसे पकड़ा देगा कैच करने के लिए। अब बॉल जैसे डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट वेट के होते हैं, तो डिफरेंट इंटेंसिटी जो है वो उनकी वेरी करेगी एक्सरसाइज में, तो उसकी वजह से उनकी प्रोप्रोसेप्शन इन्हांस होगी, ठीक है। लॉन्ग सिटिंग गैस्ट्रोनोमी स्ट्रेचेस करवाएंगे स्ट्रेप के साथ, ठीक है। लॉन्ग सिटिंग गैस्ट्रोनोमी स्ट्रेच जो है हम थेराबैंड के साथ करवाएंगे या स्ट्रेप के साथ करवा लेंगे। और इस फेज़ के अंदर जैसे कि सबक्यूटेनियस स्टेज में है तो 6 रेपिटेशंस हो सकती हैं ऑफ 20 सेकंड्स ईच। हर रेपिटेशन को हम 20 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि हम एंकल की डोर्सीफ्लेक्शन को न्यूट्रल पोजीशन में पास द न्यूट्रल पोजीशन लेकर आ सकें। इनेबल कर सकते हैं ताकि हम क्लोजर टू नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न पेशेंट का ले आए। उसके बाद हमने ओपन चेन एक्सरसाइजेज, नॉट वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हम पेशेंट को लेकर जाएंगे, जिसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज आ जाएंगी विद रबर ट्यूबिंग रेजिस्टेंस आर परफॉर्म। रबर ट्यूबिंग रेजिस्टेंस बैंड हो सकता है, थेराबैंड हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 सेट्स होंगे 30 रेपिटेशंस के। फॉर आइसोलेटेड प्लांटर फ्लेक्शन, आइसोलेटेड मूवमेंट्स की तरफ हम पेशेंट को लेकर जाएंगे हर मूवमेंट के लिए, जैसे प्लांटर फ्लेक्शन हो गई, डोर्सीफ्लेक्शन हो गई, इन्वर्शन, ईवर्शन, अलग अलग एक्टिविटीज़ को टारगेट करके हम पेशेंट की थेराबैंड से जो है वो वेट बियरिंग करवाएंगे। उसके बाद हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे। रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस हम जितनी ज़्यादा पेशेंट की करवाएंगे उतनी ज़्यादा मोटर फाइबर्स की रिक्रूटमेंट होगी। मोटर फाइबर्स की रिक्रूटमेंट जितनी ज़्यादा होगी मसल की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल की पावर भी बढ़ेगी और री इंजरी से जो है वो पेशेंट प्रिवेंट कर सकता है ख़ुद को। उसका मसल जो है वो स्टेबल हो जाता है कि अगर उसको री इंजरी के चांसेस होते हैं तो वो इतना स्ट्रेंथन हो कि उस इंजरी को खुद को प्रिवेंट कर सके उस इंजरी से, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसके अंदर स्टेशनरी साइकिलिंग जो है हम परफॉर्म करवाएंगे, पेशेंट को करवा सकते हैं, ऑप्शनल है। कंफर्टेबल इंटेंसिटी है अप टू 30 मिनट्स टू प्रोवाइड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड कंट्रोल एंकल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। एंकल की रेंज ऑफ मोशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेशनरी साइकिलिंग हम पेशेंट को करवा सकते हैं। एडवांस हीलिंग स्टेज की तरफ अगर हम चले जाते हैं, जैसे कि 4 to 14 डेज़ के अंदर हमारा सबक्यूटेनियस स्टेज था, सब एक्यूट स्टेज था तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करवा रहे थे, डायनामिक बैलेंसिंग करवा रहे थे और प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करवा रहे थे।
2 to 4 वीक्स की पोस्ट इंजरी अब एडवांस फेज शुरू हो गया, तो उसमें हमारा जो गोल होगा वो नॉर्मल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की ले आएंगे। अब तक असिस्टेंस पेशेंट को हम दे रहे थे, अब हमारी असिस्टेंस पेशेंट की ख़त्म हो जाएगी 4 वीक्स के बाद। इसमें क्या होगा, पेशेंट का नॉर्मल गेट किसी भी असिस्टिव डिवाइस के बगैर हमें रिस्टोर करना है। पेन फ्री परफॉर्मेंस करवानी है, फुल वेट बेयरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज़। अगर एथलीट है तो वो जितना वेट कैपेसिटी उसकी है बियर करने की उतना हम उसको करवाएंगे और उसकी जो है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करेंगे। प्रोप्रोसेप्शन को मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। पॉलीमेट्रिक एक्टिविटीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे फंक्शनल चैलेंज के दरमियान, ताकि वो रिटर्न कर सके अपनी एक्टिविटी के सारी फेजेस के अंदर। एथलीट है तो वो एथलीट एक्टिविटीज़ की तरफ वापस जा सके, नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो अपने काम की तरफ वापस जा सके। इसके अंदर जो है हमारे पास जैसे 2 फुट एंकल होपिंग आ जाती है, सिंगल एंकल होप्स आ जाते हैं। मतलब आपने जो है वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देने हैं और पेशेंट को होप्स करने के लिए बोलना है, छलांग लगाने के लिए बोलना है। दोनों फुट के साथ भी वो कर सकता है, सिंगल फुट के साथ भी कर सकता है। इसमें जो है ना वो एक्सेसिव वेट बेयरिंग नहीं होती, मतलब पेशेंट का जो बॉडी वेट है ना वही उसके ना वेट की तरह काम कर रहा होता है, तो फुल वेट बेयरिंग उसकी एक्टिविटी हो रही होती है इसके थ्रू। उसके बाद हमने जो है वो मल्टी डायरेक्शनल सिंगल एंकल हुप्स करवाने। मल्टी डायरेक्शन में आपने जो है वो अलग अलग जगह पर आपने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर देना है। अल्टरनेटिव मतलब आपने 1 लगाया, 2, 3, 4, 5, तो आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी कि 2 पर नहीं, 1 फिर 3, 3 फिर 6, 5, 5 फिर 7, इस तरह से आपने अल्टरनेटिव करके पेशेंट को यहाँ वहाँ हुप्स करने की इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। अगर ज़रूरत लगे तो बैरियर जंप्स या बैरियर हुप्स जो है आप वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं पेशेंट को। उससे भी पेशेंट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो एथलीट है तो एथलेटिक एक्टिविटीज़ की तरफ वापस जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो मैनेजमेंट है वो मोस्टली हम लोग जो है जैसे कि हमारी एक्टिविटीज़ पॉलीमेट्रिक एक्टिविटीज़ आ रही थी, ये यूजुअली हम लोग जो है वो एथलीट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम नॉर्मल इंडिविजुअल में ये सब चीज़ें इम्प्लिकेट नहीं करते हैं। एक तो वो हमारे इतने लंबे सेशंस लेते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनकी जो है वो जैसे ही रिकवरी 50 to 60% होने लग जाती है वो अपने काम की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो है अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। हमारा इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर वो एथलीट है तो वो आपका पूरा का पूरा सेशन जो है वो प्रोग्राम सेशन जो आपने प्लान किया है वो लाजमी लेगा। तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसमें पेशेंट का कोऑर्डिनेशन भी हम लोग इम्प्रूव करे होते हैं, स्पीड भी इम्प्रूव करे होते हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे होते हैं, और उसकी जो है वो मल्टी डायरेक्शनल जो है प्रोप्रोसेप्शन या सेंस ऑफ जो है वो स्पेस ये बढ़ जाती है। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ एडिशनल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। और इसके अलावा ऐसा होता है कि कभी कभार हम लोग जो है वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से या कन्फ्यूजन स्टेट में हम लोग होते हैं, तो रिकॉर्ड के दौरान हम जो है वो चीज़ें इधर उधर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन जब दे रहे होते हैं हम। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आप नोट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ख़ुद को इम्प्रूव करूँ और नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की कोई गलती ना हो तो मैं उसका ख़ास ख्याल रखूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।